फिर दादाजी अरमान के नजदीक आए और अचानक से अरमान के हाथ का पहना हुआ एक ब्लू रिंग का डायमंड ब्रेसलेट निकाल लिया और फिर आस्था की तरफ मुड़ गए और वो ब्रेसलेट आस्था को दे दिया। ये आप क्या कर रहे हैं दादाजी? आस्था ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो अपने हाथ में रखे हुए ब्रेसलेट को देखने लगी। वो ब्रेसलेट अरमान के दिल के बहुत करीब था। उसे इस तरह से आस्था को देते हुए देखकर अरमान को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो अपनी डेंजरस वॉइस में बोला, दादाजी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्रेसलेट मेरे दिल के कितने करीब है और आप इस लड़की को ये ब्रेसलेट देना चाहते हैं। अब अरमान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दादाजी उसे गुस्से से देखने लगे। वो तेज आवाज में बोले, अपनी बकवास बंद कर अरमान। तेरी हिम्मत कैसे हुई? याद रखना, मेरी बहू जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तू उसकी इज्जत नहीं करेगा तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। दादाजी की बात सुनकर अरमान की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दादाजी से दूर होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज इस लड़की की वजह से दादाजी ने उससे दूर होने की बात कही थी। अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से में आस्था को घूरते हुए देव से कहा, यहाँ बैठकर नाश्ता कर लिया हो तो क्या हम ऑफिस चल सकते हैं? अपनी बात कहकर वो बिना देरी किए वहां से निकल गया। उसके जाते ही आस्था ने दादाजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, दादाजी, आप हमारी बात समझिए, हम ये नहीं रख सकते हैं। आस्था आगे कुछ बोलती इसके पहले ही दादाजी ने अपना सिर ना में हिला दिया और बहुत नर्म लहजे में बोले, अगर तुमने ये ब्रेसलेट नहीं लिया तो आज के बाद तुम इस घर में ना नाश्ता बनाओगी और ना कोई खाना। दादाजी की बात सुनकर आस्था स्पीचलेस होकर बस उन्हें देखती रह गई। अब उसे मजबूरन वो ब्रेसलेट लेना पड़ा। वहीं वो चारों भी वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था। आकाश ने खांसते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम लोगों को भी जाकर अपना अपना काम संभालना चाहिए। सबने हामी भरी और आस्था की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराते हुए वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी दादाजी ने आकाश को रोकते हुए कहा, आकाश बेटा सुनो। दादाजी की आवाज लगाते ही आकाश अपनी जगह पर रुक गया और सीरियस लहजे में पूछा, जी दादाजी, आपने बुलाया? दादाजी ने कुछ सोचते हुए पूछा, बेटा, वो आज जब बहू खाना परोस रही थी तो मैंने उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान देखा है, और तू तो जानता ही है कि अरमान का अपनी शादी को लेकर क्या सोचना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू बहू को लेकर एक बार हॉस्पिटल चला जा और उसे डॉक्टर रश्मि को दिखा ला। जब आस्था दादाजी को खाना परोस रही थी तब उसका दुपट्टा हल्का सा कंधे से नीचे खिसक गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ पर लगे हुए गहरे नीले निशान दादाजी ने देख लिए थे और वो समझ चुके थे कि जरूर अरमान ने ही आस्था को हर्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए वो आकाश के साथ आस्था को हॉस्पिटल भेजना चाहते थे। आकाश ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। वैसे भी आकाश दादाजी को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। फिर दादाजी ने किचन की तरफ जा रही आस्था को आवाज लगाते हुए कहा, जल्दी तैयार होकर आकाश के साथ हॉस्पिटल निकल जाओ और खुद का ट्रीटमेंट करवाओ। एक पल को तो आस्था दादाजी की बातों का मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन जब दादाजी ने उसके निशान की ओर इशारा किया तब आस्था ने मायूस और शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। वैसे उसे भी दर्द हो रहा था, इसीलिए उसने जाने के लिए हाँ कह दिया और कुछ ही देर में वो आकाश के साथ हॉस्पिटल की ओर निकल गई। वहीं दूसरी ओर वीर रायचंद ने अरमान के कल रात फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग ना करने का फायदा उठा लिया था। पहले से ही उसकी नजर अरमान की मीटिंग्स और उसके प्रोजेक्ट्स पर थी, जिन्हें वो अपनी कंपनी के लिए हासिल करना चाहता था, और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ये प्रोजेक्ट्स उसे मिल गए तो उसकी कंपनी एक ही रात में फर्श से अर्श तक पहुंच सकती थी। इसीलिए जैसे ही उसे इस बात के बारे में पता चला कि अरमान ये मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाया था तो वो खुश हो गया और उसने जल्दी ही अरमान के जापानी क्लाइंट्स और फ्रांस के क्लाइंट्स को अपनी झांसे में ले लिया।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।